नमस्ते 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 बहनों भाइयों। आज की बिलागा गीत माला में आपको सुनाया जाएगा पुनर्प्रवेशी गाना, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 4 पादानों की छलांग लगाती हुई दूसरे नंबर पर है। और ये गाना पुनर्प्रवेशी है, इसको गाया है किशोर कुमार ने लता मंगेशकर के साथ। दूसरा जो खतरनाक बात ये होगी, सबसे खतरनाक जो मैं सुन के बड़ा अफसोस होता है कि जिसमें प्रोनाउंसिएशन जो होता है या उच्चारण है या तलफ़ुज़ जिसको कहते हैं, ये तीनों चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। एक बहुत खूबसूरत सा है जो आपने बचपन से सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन ने बोला है, वो भी सुन लीजिए कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। फाइन आर्ट का मतलब हो गया कि बहुत सा विंग है, उसमें सिर्फ चित्रकारी नहीं। दोस्तों, जब भी हम लोग आवाज़ की बात करते हैं, रेडियो कार्यक्रम की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक नाम हमेशा सामने आ जाता है और वो नाम है अमीन सयानी साहब का, और जिनका हाल ही में यानी कि कल उनका निधन हुआ है। और आवाज़ की दुनिया का एक ऐसा शहंशाह हमारे बीच से जा चुका है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और उनकी याद में हमारे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, और हम लोग लगातार कल से उनके बारे में शेयर करते रह रहे हैं अपने रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम के माध्यम से। और इसी कड़ी में मैं आपको आज एक ख़ास हमारे मेहमान से मिलवाना चाहता हूं, और वो अमीन सयानी के एक बहुत बड़े फ़ैन कह सकते हैं, और उनकी आवाज़ को वो एक तरीके से कह सकते हैं, उन्हें वो गुरु मानते हैं। और हमारे शहर के जाने माने, और शहर ही नहीं, हमारे शहर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फ़ाइन आर्ट्स के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उन्हें कौन नहीं जानता। मैं आपका परिचय में बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन फिर भी हमारे सामने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे शहर के जाने माने आर्टिस्ट मेहंदी शॉ जी। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए आपका। और ये मौका ऐसा है कि इसमें कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। जी बिल्कुल। और आपके इस स्टूडियो में आने की वजह भी मैं सबको बता दूं, हाँ। कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अमीन सयानी साहब को याद करेंगे, उनके जीवन के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे उनसे। उनके जो फैंस हैं देश दुनिया में, और ख़ास करके मेहदी सर भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और इनके अंदर जो कला छुपी हुई है, हम सब जानते हैं कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं फ़ाइन आर्ट्स के, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत अच्छा बोलते भी हैं, एक बहुत अच्छे उद्घोषक भी रहे हैं, और कई कई मायने में कई कई स्टेजों पे तो ये आपको बताएंगे, और मैं भी इनसे पूछूंगा कि इनके अनुभव कैसे रहे हैं उनको लेके। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, और मैं ये कहूँगा कि अमीन सयानी साहब हमारे बीच में अभी नहीं हैं, तो उनकी लाइफ को आप कैसे देख रहे हैं, और उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं एक फैंस के रूप में, वो आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? जाहिर है कि हम लोग का बचपन जो बीता है, उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं था पहले, और रेडियो एक माध्यम होता था। और रेडियो का जो क्रेज़ था, वो उस ज़माने के जितने लोग हैं वो कनेक्ट कर जाएंगे कि एक अजब चीज़ थी कि वो चौपाल में बजता था। शाम को मतलब लोगों का एक ध्यान रहता था कि ये चीज़ प्रोग्राम आएगा। हर प्रोग्राम का एक समय होता था निर्धारित। उस समय पे लोग अपना काम करके लग जाते थे कि रेडियो सुनना है। समाचार आता था, गीत गाने बजते थे, लेकिन एक ऐसा चैनल था जो जिसमें बिना का गीत माला बजता था। अब वो चैनल बड़ी मुश्किल से हमारी तरफ, पता नहीं दूसरी तरफ का नहीं बता सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में नहीं बता सकते, लेकिन बिहार पटल पे जो है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। उसी तरह जैसे कि एंटेना बाद में आया रेडियो से। हाँ, तो वो क्या होता था कि लोग तरह तरह का साइंस लगा के वो पकड़ने की कोशिश करते थे कि भाई मेरे यहाँ पकड़ ले। तो कभी वो आता था और कभी जाता था। वो भी एक खूबसूरती थी। आज बहुत सेंसिटिव है आपका ये माइक, सुनने वाले, उनका जो सुनने का साधन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन उस ज़माने में जो आता और जाता था, डिस्कनेक्ट होता था, वो भी एक खूबसूरती थी। कभी कुछ सुनाई नहीं देता था, कभी नहीं सुनाई देता था। तो उसमें जो कार्यक्रम आता था वो बिना का गीत माला, जिसके लिए तो मतलब युवा
ज़्यादा पैशनेट होते थे भाई, पागल रहते थे पागल, सुनने हाँ, के लिए। कि और मुझे जहाँ तक पता है कि रेडियो सिलोन से ये प्रसारित हुआ था 1952 में, 52 में। और चूंकि उस समय इसलिए श्रीलंका से ब्रॉडकास्ट होता था क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी गानों पे बैन था EIR में, तो एक वहाँ से कोलंबो से ये ब्रॉडकास्ट होता था। तो आपने सबसे पहले कब सुना था उन्हें? मतलब हम लोग उस समय तो बहुत छोटे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब उम्र बढ़ी तो हमको लगता है कि 75 के लगभग में हम लोगों ने ये इससे मतलब रुचि आई कि भाई ये भी कोई चीज़ है। उससे पहले तो खेल कूद की ज़िंदगी होती थी, और मैं कलकत्ता में था और कलकत्ता से फिर यहाँ आया, तो हमको लगता है हम 75 में आ गए थे यहाँ। तो वो चीज़ थी कि शाम हुआ और बस बिना का गीत माला आने वाला है, तो था कि वो सुनना है और कौन गीत आगे कौन पीछे, उसका ये ख़ास था। और ख़ास बात ये है कि जो आवाज़ थी वो उसमें तो उनका कोई, वही सुनने के लिए जैसे ही वो अमीन सायनी की आवाज़ आती थी। और आप उद्घोषक भी रहे हैं कि कई हाँ, प्रोग्राम तो बाद में हम उद्घोषक हुए। तो ये लगा कि उनसे कैसे इन्फ्लुएंस हाँ, हुए तो थे आप? वो था कि जैसे कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा आदमी, जुड़ने के बाद सिंगर लोग गाते थे और हम लोग ऑडियंस में सुनते थे। लेकिन एक मौका आया कि जब रुखयार साहब ने कुछ देखा मुझ में, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भी ट्राई कर सकते हो, तुम बोलो। तो बोले कैसे? तो भाई अब दिमाग दौड़ाइएगा, तो उस वक्त के जो हीरो थे वो अमीन सायनी साहब थे। बिल्कुल। तो उनको सुन सुन के अब कॉपी करते करते थोड़ा थोड़ा आ गया बोलना। और तलफ़ुज़ जो था वो सही था। अब उसमें टेक्निक्स थी, तो वो टेक्निक उन्हीं से सीख साख के कोशिश किया आदमी कि भाई कुछ बोले। तो स्टेज मिला रुखयार साहब की वजह से, और इनका भी लहजा कुछ उसी तरीके का था। हाँ, रुखयार साहब रुखयार का। साहब तो का, हाँ। वो बताया ना हमने, हीरो तो मतलब अभी मर गए ना। हाँ, वो हीरो थे, वो आवाज़ की दुनिया के हीरो। बिल्कुल। तो हम अब जाहिर है तो कि बहुत छोटे थे, मुझे हाँ, तो बिल्कुल ठीक से याद भी नहीं तो है। जाहिर है कि हाँ, लेकिन अब तो वो रुखयार साहब प्लेटफॉर्म देते थे नए लड़कों को। तो हमको भी दिया उन्होंने स्टेज। तो थरथराते हुए पैर वैर हाथ कांप रहा है, किसी तरह से प्रमोट करके उन्होंने स्टेज पे चढ़ाया। फिर बोला मैं, तो यहाँ से कुछ लोग हैं जो उन लोगों ने भी प्रमोट किया। तो स्टेज पे बोला मैंने, तो ठीक ठाक रहा। फिर कई कार्यक्रम उन्होंने करवाया, तो सब में थे। एक शत्रुघ्न सिन्हा आए थे एकता भवन में, वो उसमें भी हम और रजनी अनाउंसर थे। और उसके बाद उन्होंने नौशाद नाइट करवाया रोटरी क्लब में। तो नौशाद नाइट में मैं अनाउंसर था। तो नौशाद साहब ने सभी को संगीत दिया है, किशोर कुमार, सॉरी जो भी कलाकार थे उनको दिया था, लेकिन साइगल को भी दिया है। तो साइगल को दिया तो कोई गाने वाला तो था साइगल का, तो हमसे वो रहा नहीं गया। तो हमने कहा कि सर हम ही गा देंगे 2 लाइन। तो उन्होंने डांटा कि अनाउंसर हो तो गाना वाना दिमाग मत खराब करो। तो हमने कहा, जिद किया मैंने, सुन लीजिए 2 लाइन। तो उन्होंने सुना, तो शायद उनमें लगा कि हाँ चलो चलो बहुत अच्छा है। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम 2 लाइन मेंशन कर देना। तो बड़ा अच्छा रहा वो। तो वो स्टेज का एक खूबसूरत सा एक याद है जो जुड़ा हुआ है इससे। और अमीन सायनी साहब कलकत्ता गए, उस वक्त मैं मौजूद था, जिसमें उनका एक विज्ञापन मैं सुनता था। मैं सुना दे रहा हूँ। 3-4 कलाकार आ रहे थे उसमें अमीन सायनी भी आ रहे थे। तो वो विज्ञापन वहाँ बज रहा था, वो मुझे याद है। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो सॉरी इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कि अरे नहीं 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 कोई तुझसा हंसी, ये किशोर गा रहे थे। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के थोड़ा सा लाइन था, थोड़ा सा लता मंगेशकर का, नहीं आशा भोसले का था जी। और अमीन साहब बोलते थे, और मैं भी आ रहा हूँ नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता। तो ये विज्ञापन था। अब तो हम पागल हो गए कि सारे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। पास वास था नहीं भाई, नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहुँच गए सुबह 6 बजे करीब। घर पे बताया नहीं, और मैं जाके अंदर घुस गया। इतना ही ज़्यादा अंदर से था ना,
छोटा था और घुस गया। लेकिन जब शाम को निकला तो पता चला कि अभी तो कार्यक्रम रात में शुरू होगा, सुबह तक चलेगा। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो हमारे नाना नानी थे वहाँ, उन्हीं के साथ रहते थे, वो लोग तो एकदम मतलब खोज खोज के पागल हो गए। तो अब निकले कैसे, अब तो एंट्री आ रही है। फिर भी बच्चा थे तो निकल गए, बड़ी पिटाई उटाई पड़ी। मैंने देखा नहीं, ये मेरा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आप देख नहीं पाए। नहीं तो उस दिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को देखता, आशा भोसले को देखता, किशोर कुमार को देखता, तीनों का कार्यक्रम में देख लेता, अमीन साहनी को देख लेता। अमीन सयानी के बारे में ये कहा जाता है श्रोताओं कि 54,000 से ज़्यादा उन्होंने रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं और लगभग 42 साल तक ये बिनाका गीत माला, जो रेडियो सिलोन से लेके फिर बाद में 1989 के बाद ये विविध भारती पे भी बिनाका गीत माला, इसकी शुरुआत हो गई थी। और लोग बड़े ही दिल से उन्हें सुनते थे और अपनी ज़िंदगी में उन्हें उतार लिया गया था, और कई प्रोग्राम्स के माध्यम से। और कुछ प्रोग्राम्स तो फौजी भाइयों के लिए भी होता था। तो कई सारे लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे। तबस्सुम के साथ भी कुछ कार्यक्रम थे। कुछ कार्यक्रम होते थे, और कुछ फिल्मों में भी उन्होंने वॉइस ओवर का काम किया है। और फिल्मों में जिंगल किया ऐसे विज्ञापन वगैरह भी उन्होंने किया है, कई सारी चीज़ें की हैं। तो पहले का एक जो दौर हुआ करता था उद्घोषणा का या फिर उद्घोषक जिन्हें बनना होता था, वो अमीन सयानी को कॉपी करते थे। आज के दौर में आप कैसे देखते हैं, जो उद्घोषक हैं उन्हें क्या कुछ स्टेप्स लेना चाहिए था? बहुत खूबसूरत बात। अब हम लोग आ गए एकदम मुद्दे पे। चूँकि रेडियो का मामला है, कई बच्चे चाहते हैं कि अपनी आवाज़ बनाएं, इस फील्ड में जाएं, और कहाँ से शुरुआत करें। तो जाहिर है कि पुराने लोग जो बोल गए, अब वो शैली नहीं चल रही है। उस शैली का इतिहास है कि वो शैली कैसे बनी। आज वो शैली नहीं बनेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने लोगों को बताया भी कि एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो स्टाइल बना। माइक सेंसिटिव नहीं था, इसकी वजह से वो स्टाइल बनाना पड़ा, क्योंकि माइक पकड़े आवाज़। आज आवाज़ बहुत सेंसिटिव होती है, माइक इसलिए पकड़ लेती है, सांसें पकड़ लेती है, बल्कि उसके लिए फिल्टर लगाना पड़ता है। तो वो साइंस अब चली गई। दूसरा जो ख़तरनाक बात ये हो गई, सबसे ख़तरनाक जो मैं सुन के बड़ा अफसोस होता है, कि जिसमें प्रोनाउंसिएशन जो होता है या उच्चारण है या तलफ़ुज़ जिसको कहते हैं, ये तीनों चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और इसे बड़ा कैजुअली लेने लगे। एकदम कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, बोलने आए हैं ना, तो बोलने में जो चीज़ चाहिए उस चीज़ों को उसमें डालना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना ये चुनने की ज़रूरत क्या है। जिंदगी सोच बने साज ना बनने पाए, अगर कोई बोले ये सही बात है। तो एक फिल्म में दिखाया था ना कि वो अमिताभ बच्चन को रटवा रहा है कि जिंदगी सोच बने साज ना बनने पाए, तो वो जिंदगी सोच बने साज ना बनने पाए। ये सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, मगर आप बोलते हैं और प्रोग्राम निकल जाता है। और किसी को अगर ये कहिए तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। दूसरा ये कि कोई कहने वाला भी नहीं है, कि हाँ, हम तो अभिषेक साहब को जानते हैं कि अभिषेक साहब नहीं बोलते हैं कि बच्चा भाग नहीं जाए कहीं। सही बात है, क्योंकि वो एक तो मुसीबत से आए हैं, उनका वेलकम भाई। ये अब डॉक्टर इंजीनियर बनने के ज़माने में कोई आरजे बनना चाहे, अनाउंसर बनना चाहे, तो उसको खफ्तुल हवासी कहते हैं। लेकिन अगर आ गया है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा एरर पैदा करेंगे तो शायद वो उसको अच्छा ना लगेगा। लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि आप जो काम करते हैं उसका थोड़ा सा, किसको कहते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत होना चाहिए, माहौल वैसा होना चाहिए। और ये बात मैं आपके माध्यम से बुलवाना भी चाहता था। हमारे नए जितने भी श्रोता बंधु हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं हमें, तो इन सभी को ज़रूरत है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा बोलने वाले बनने के लिए, अच्छा उद्घोषक बनने के लिए आपको कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होती है। और अमीन सयानी जैसी हस्ती हम लोग के लिए स्कूल साबित होती है। बिल्कुल। और चूँकि शुरू में उन्होंने पेपर में भी काम किया है, अखबार में भी काम किया है,
और चूंकि वो गांधी जी के समय से उनकी जो माँ रही हैं, तो उनकी माँ ने ही हिंदी, उर्दू और एक और भाषा में अखबार शुरू किया था उन्होंने, और उसके बाद फिर ये अखबार में काम किए और वहाँ पे इन्होंने अपने बेसिक्स को ठीक किया। अच्छा। अपनी माँ की हेल्प से। उसके बाद फिर ये आवाज़ की दुनिया में आए अपने भाई की मदद से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बेसिक्स पे पहले काम करना होगा, और जो नए जो लड़के लड़कियाँ जो उद्घोषक बनना चाहते हैं, उनको सबसे पहली जो बात सर ने बताई कि आपको अपना उच्चारण, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको क्या बोलना है, इससे ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं बोलना है। हाँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। और ध्यान भी ना दें कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हाँ। जैसे ही आपने ध्यान इस पर दे दिया तो एक्सप्रेशन गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। हाँ। एक्सप्रेशन, आप सोचते होंगे कि एक्सप्रेशन सिर्फ फेस का होता है। नहीं, जहाँ पर आवाज़ सिर्फ जा रही है और तस्वीर नहीं जा रही है, वहाँ इससे एक्सप्रेशन दिया जाता है। इसी से सब कुछ करना पड़ता है। तो हाँ। ये भी सीखना है बिल्कुल कि किस वर्ड पे कितना फोर्स पड़ेगा, या सॉफ्ट होगा, या उस पे मतलब क्या होगा। हाँ, उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं आजकल के टर्म में। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें। जी बिल्कुल। उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। बहारें, जां फिजा, बुलबुल के नगमे, चांदनी रातें, हर एक शय आने वाली आ गई, क्या तुम ना आओगे। क्या बात है। क्या बात है, बहुत खूब। और एक बहुत खूबसूरत सा है जो आपने बचपन से सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन ने बोला है, वो भी सुन लीजिए कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। क्या बात है। शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और मुझे लगता है कि आज ये मैंने कॉपी अमिताभ का नहीं किया। ये आप अपने स्टाइल में आपने बोला। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, आप उसे अपनी तरीके से आप उसे बोल सकते हैं। तो आज इस रूप को आप मेहंदी सर के इस रूप को आप सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये नया रूप है, क्योंकि अभी तक आपने इनका जो रूप देखा है, सुना है, वो एक फाइन आर्टिस्ट के रूप में देखा है, सुना है। और इनके पेंटिंग्स तो देश दुनिया में नाम कमा ही रहे हैं। और ख़ास करके इनका जो हुनर का जो पार्ट है, ये हम सबके बीच में आ रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इसको छुपाए के रखा हुआ था, अब इसे लेकिन सामने कुछ लोगों को पता चल गया। हाँ, अब इसे सामने लाने तो की लोग जान गए। और यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम एक आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप रेडियो मयूर के लिए भी एक शो प्रेजेंट करिए, जो कि आगे आने वाले समय में हम लोग मिलके साप्ताहिक ही हो प्रोग्राम, और हम किसी लोग करेंगे। बिल्कुल। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, हाँ। जो बच्चे इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को प्रमोट कर सकता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग बातें कर सकते हैं। अब एक थोड़ा जो इनका जो मेन पहलू है, जो जिसके लिए ये मास्टरी रखते हैं, जिनके लिए ये जाने जाते हैं, फाइन आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें बेसिक्स। क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा ऐसे शुरू से कोई इसका स्कोप नहीं रहा है, लेकिन आपने जो शुरुआत की सूफी आर्ट क्रिएशंस करके, आपने जो स्टूडेंट्स दिए शहर को, शहर में यहाँ से निकल के लोग देश विदेश तक गए। आपके अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आगे के प्लान्स क्या हैं? और अभी जैसा कि आपने स्टूडियो के बाहर बताया कि आप कलकत्ता भी जाने वाले हैं कुछ शोज़ वगैरह से रिलेटेड। तो वो अभी एक है, तो थोड़ा टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सके बहुत दिनों से। तो अब थोड़ा टूर स्टार्ट होगा मेरा। और प्रोजेक्ट ये है कि जो हमने छोटे छोटे बीज लगाए थे वो पेड़ बन गए। पेड़ बनने के बाद फल दे रहे हैं, और फल दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे तो हम खड़े रहते हैं। अच्छा, वो ऐसे कुछ लड़के हैं, बच्चे हैं जो हमें भूलते नहीं। मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भूलते हैं हमको नहीं। सब याद रखते हैं। अब बिज़ी हैं तो जाहिर है कि उसी हिसाब से, मगर सब याद रखते हैं, अब बहुत प्यार देते हैं। ये बोलना चाहिए, बिल्कुल, गुरु को बोलना चाहिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तो उनके लिए भी मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर कुछ भी उनको पूछना है, कहीं से भी पूछते हैं। अभी आपको बता दें कि जो जहाँ जाता है, वो बम्बई हो, चंडीगढ़ हो, कलकत्ता हो, यहाँ
अभी एक फैशन डिज़ाइन कर रहा है वो उड़ीसा। किसी बच्चे को अगर कहीं मीटिंग में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सक्यूज़ करके बाहर निकलता है, अब मेहदी सर को फ़ोन घुमा देता है। मेहदी सर जो है उसके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया बैठे हुए हैं। फ़ोन आएगा, सर एक बात थी ऐसे ऐसे वैसे वैसे कैसे ऐसे 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 वैसे वैसे तो वो फिर अंदर जाके वो उस चीज़ को कह देते हैं, उनकी वाहवाही होती है। फिर बाहर निकल के बोलते हैं कि सर बड़ा अच्छा रहा ये वो, तो मेरी जीत हो जाती है वहाँ पे। तो ये चीज़ है कि जाने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ से हमें हमेशा साथ रखते हैं। बिल्कुल। छपरा में जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लोग अपने बच्चों को बहुत ही रेयर केस में आर्ट की तरफ भेजते हैं, और बहुत ऐसे प्रयास हम लोग भी लगातार कर रहे हैं और करने की कोशिश होती है कि बच्चों को आर्ट से जोड़ा जाए, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। तो एक पेरेंट को आप कैसे कन्विंस करते हैं कि क्यों ज़रूरी है एक बच्चे के लिए आर्ट? हमने कहा कि आर्ट ही जीवन है और जीवन ही आर्ट है। ये ना हो तो फिर आप सही दिशा में नहीं है। अब आप देखिएगा आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें आर्ट है। बिल्कुल। फाइन आर्ट का मतलब हो गया कि बहुत सा विंग है, उसमें सिर्फ चित्रकारी नहीं है, फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, और कष्ट कला है, मूर्ति कला है, मतलब लॉट ऑफ थिंग है। तो इतनी चीज़ें इसके अंदर है कि आप इससे वंचित नहीं हैं। मान लीजिए कि आप एक आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो आपको आर्ट से क्या लेना देना, लेकिन नहीं, जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन होता है उस दिन उसके बैकग्राउंड में आप चाहते हैं कि हैप्पी बर्थडे खूब अच्छा सा लिख के मैं टांगूँ, उसका नाम अच्छा सा लिख के टांगूँ, तो वो आप मिस करते हैं कि चूँकि आपको आता नहीं। हो सकता है बच्चा कोई प्रोजेक्ट ले आए कि पापा ये सॉल्व करा दीजिए, तो कुछ आर्टिस्ट को आपको पकड़ना पड़ता है। अगर आप जानेंगे तो आप सॉल्व कर देंगे। दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू बहुत है कि आप घर बना रहे हैं, घर कैसा हो, आपको लाइन देना ही नहीं जब आएगा, तो आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा डिज़ाइनर को कि मैं यहाँ से ऐसे चाह रहा हूँ या वैसे चाह रहा हूँ, आपको तो आता ही नहीं। वहाँ पर काम आएगा, और आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो जाएगा तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। राइटिंग अच्छी होगी तो अच्छा लगेगा। ये हर जगह। और बताएं, आपको, आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस आप करते हैं तो पूरे बिजनेस का डायग्राम आप बना सकते हैं, फैमिली ट्री बना सकते हैं। आपको कहाँ कहाँ ना ये इस्तेमाल है। जैसे आप हैं, आप कोई अभी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं। हर जगह आर्ट का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आर्ट से कहाँ वंचित हैं? आपको तो बिल्कुल सीखना चाहिए। हॉबी क्लास के तहत ही सीखिए, कैरियर ना भी बनाइए, मगर आर्ट से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आर्ट को का नज़रिया तो हो जाएगा। और एक और बात है, जैसे कि हमारे यहाँ का जो कम्युनिटी है छपरा में और बिहार में, और जैसे आप कलकत्ता हमेशा आते जाते रहते हैं, वहाँ का जो एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, जहाँ बचपन से ही बच्चों को इसमें किसी न किसी एक आर्ट फॉर्म में डाला जाता है। बिल्कुल। कोई ना कोई तो कारण होगा कि बच्चे को ओवरऑल विकास के लिए या फिर किस तरीके से। तो यहाँ पे कोई पेरेंट अगर आपके पास आते हैं, कोई पूछते हैं, तो उन्हें कैसे आप कन्विंस करते हैं? पहले तो पेरेंट्स जो हैं वो इंस्पायर हो ही के आते हैं। पड़ोसी का कोई बच्चा बना रहा है बड़ा अच्छा, और इनका बच्चे ने भी थोड़ा सा ड्राइंग खींचा, तो अब उससे बढ़िया वो एम एफ हुसैनी है। वो मेरे पास आके एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत इतना अच्छा बनाता कि आप देखिएगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। और जब वाकई मैं देखता हूँ दिमाग ख़राब हो जाता है। तो पहले तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ जानकारी खुद नहीं है। यही मैंने बताया, अगर आपको जानकारी हो, सेंस होगा, तो आप निर्णय ले सकते हैं कितना पादान पे है और कहाँ इसको जाना है। तो वहाँ से आ जाते हैं, तो वो इंस्पायर होके आते हैं बगल वाले से। तो वो कहते हैं डायरेक्ट कि भाई इसको तुरंत सिखा दीजिए, कितना दिन में सिखाइएगा। तो मेरा जवाब होता, भाई मेरे पास कोई ऐसा आला उला नहीं है कितना दिन में और क्या, ऐसा तो मेरा सिस्टम ही नहीं है। इसमें 2 दिन में लड़का सीख जाए तो जाए, और
जन्म भर सीखता रहे नहीं सीखेगा। उसकी मर्जी ना, सही बात। कितना मेहनत करता है। तो ये सब प्रॉब्लम है थोड़ा सा सिखाने वाले के लिए। कैरियर क्या है सर, बात आ जाएगी यहाँ पे, यहीं पे आती है बात। तो मैंने कहा कि ये तरीका है। एक तो कमर्शियल, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एनिमेशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, VFX कर सकते हैं, यानी हर चीज़ से रिलेटेड है। फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं मेरी तरह, कि आप घर पे पेंटिंग बनाएं, एग्जीबिशन करें और सेल करें अपनी पेंटिंगों को प्लेटफॉर्म पे, तो आपके साथ ये इतना ऑप्शन है। तो लेकिन आप पहले ही इस चीज़ को मत सोचिए, पहले सीखिए तो सही। बिल्कुल। और ये सब कुछ समझना हम सबको भी ज़रूरत है। अभिभावक जितने भी सुनो और देख रहे हैं, सबको ये जानना ज़रूरी है कि पहले तो हमें स्किल्ड बनना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहेगी और हमेशा आती रहेगी। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने स्पेशली अमीन सयानी को लेके हम लोग चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनका सर का जो विंग है उस पर भी थोड़ी सी मैंने बात छेड़ दी तो ये कुछ अच्छा मौका मिल गया मुझे बात करने का। हम लोग इनके फील्ड के एक्सपर्टाइज को हम लोग किसी अलग एपिसोड में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के एपिसोड में चूँकि इन्होंने अमीन सयानी से जुड़े हुए अपने अनुभव शेयर किए हैं, जाते जाते हम चाहेंगे आज के एपिसोड के लिए कुछ उनकी मतलब उनकी शैली में अगर आप कुछ प्रस्तुत करना चाहें, ताकि हमारे श्रोताओं को उनकी झलक एक बार फिर से सुनने को मिल जाए। वो एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, कि जैसे वो आते थे तो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का जो एंकर होता था वो कैसे पहले बोलता था, उसकी पतली सी आवाज़ अपना आती जाती। उसके बाद प्रॉपर अमीन सयानी की इंटरव्यू होती थी, उसके पहले बिगुल बजता था। तो वो एक खूबसूरत सा एक याद है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेशी भाग है। 2541 मीटर बैंड में 11,141। अब आप सुनेंगे बिना का गीत माला। टना 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 टन। नमस्ते 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 बहनों भाइयों, आज की बिना का गीत माला में आपको सुनाया जाएगा पुनर्प्रवेशी गाना, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 4 पादानों की छलांग लगाती हुई दूसरे नंबर पर है। और ये गाना पुनर्प्रवेशी है, इसको गाया है किशोर कुमार ने लता मंगेशकर के साथ। क्या बात है, बहुत खूब। और ये सब टैलेंट्स हैं जो हमारे बीच में हैं और इनसे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि मैं फिर से अमीन सयानी साहब को सुन रहा हूँ क्या। तो ये मेहदी सर हैं और इनका ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है पूरी कि रेडियो के माध्यम से हम सब के बीच में ये आते रहेंगे। और मैं आपको स्पेशली किसी शो को हम लोग डिज़ाइन करेंगे आपके लिए, और उसमें क्या कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो हमारे छपरा के काम आ सके। अगर वैसा कोई प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होगी। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। और मेहदी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ, किसी अन्य विषय के ऊपर बातें करते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।